तो यहाँ पर आपको बता दें कि कई लोगों की मौत की खबर और जो स्थिति है इस समय तनावपूर्ण देखने को मिल रही है। वॉर की अगर बात करें तो इसका असर ग्लोबल लेवल पर कहीं ना कहीं देखने को मिला है, लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के बाजार पर किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ने लगा है, कितनी चीजें महंगी हुई है, कौन सी सस्ती हुई है, और ऐसे में आने वाले समय में कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान है विशेषज्ञों का कि महंगाई जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी से इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। अगर सिलेंडर के दामों की बात करें तो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। क्रूड ऑयल के भी दामों में उछाल देखने को मिल रहा है और आज का कार्यक्रम इसी पर समर्पित है और बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों से भी कि आखिरकार किस तरीके से आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है। क्या ये वॉर पूरी तरीके से खत्म होगी या फिर तनावपूर्ण माहौल यूं ही लगातार बना रहेगा। तो ऐसे तमाम सवाल जो हैं आज भी हमारे जहन में बने हुए हैं और इन्हीं सब सवालों को लेकर हम अपने खास मेहमानों के पास जाएंगे और बातचीत करने की कोशिश यहां पर करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक अपडेट यहां पर सामने आया है कि कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रिक सामानों की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि एलपीजी सिलेंडर की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। होटल रेस्टोरेंट की अगर बात करें तो व्यापारियों में भी निराशा कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, चिंता की लकीरें उनके माथे पर है। लेकिन यह अफवाह कितनी सच है कितनी गलत है ये देखना होगा। तो वहीं इस खबर के बाद से, इस खबर के प्रकाशन में आने के बाद से जो लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, ऐसे में सरकार की तरफ से हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है और भरोसा दिलाया गया है सभी राज्यों की सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से भी, कि किसी भी परेशानी से आम जनता को जूझने नहीं दिया जाएगा। तो हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास चर्चा में। वही आकाश जिंदल जी इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास चर्चा में। नमस्कार। तो बिल्कुल सुनील जी, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ईरान जो सप्लाई है, जो गैस की सप्लाई है, कहीं ना कहीं उससे इंडियन मार्केट पे बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिले, तो क्या लगता है ये सप्लाई सचमुच में ठप हो गई? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वॉर बंदी को लेकर जो ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था कल कि वॉर जो है अब बंद होने के नजदीक है, क्या सचमुच में वॉर बंद होगी? क्योंकि बयान दूसरी तरीके से सामने आने लगे हैं अब। देखिए, हम देख रहे हैं कि हमारी जैसे जैसे ये वॉर बढ़ रहा है, वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसका दायरा है, जो एक समुद्री मार्ग है 30 से 35 किलोमीटर। 30 से 35 किलोमीटर के बीच में हमारी मोस्ट ऑफ सप्लाई, जिसको आप कह सकते हो पूरी विश्व की 30 से 40% जो कच्चा तेल होगा या एलपीजी होगी या सीएनजी होगी या एलएनजी होगी, वहां से ही मोस्टली ट्रांसपोर्ट होती है। अब उसको बंद जब वो ईरान ने कर दिया है तो उसकी स्टेट के अंदर सप्लाई एकदम रुकी है। अब हमारे देशों के पास दो विकल्प हैं, या तो वो अपने रिजर्व ऑयल को यूज करें, रिजर्व अपनी गैसेस को यूज करें, या फिर उसको खुलवाए। अगर वो रिजर्व को यूज नहीं करती या कर भी रही है तो एक लिमिट के बाद उसकी शॉर्टेज होना बहुत लाजमी है। अब आप देखेंगे कि अभी जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि 8-8 जो पहले सप्लाई दूसरे तीसरे दिन मिल जाती थी, अब 8-8 10-10 दिन के बाद भी नहीं मिल पा रही है। राजस्थान का एरिया देखिए, आप बेंगलोर का एरिया देखिए, महाराष्ट्र देखिए, वहां पर कहीं पर भी देखिए तो इसकी शॉर्टेज है। अब इसको रोकने के लिए कल एस्मा भी लागू किया है गवर्नमेंट ने, हमारी ने। एस्मा जो है वो हमारी शेड्यूल 9 कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर तैयार किया गया था। एस्मा मीटू से एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, इसके अंदर एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट को इन्होंने लागू किया है, जिसके अंदर इन्होंने 4 टायर इन्होंने बनाए हैं अपनी गैस सप्लाई के। पहली जो गैस सप्लाई होगी वो होगी होम डोमेस्टिक पर्पज के लिए, दूसरी होगी जो फर्टिलाइजर, जो किसानों को फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए, तीसरी जो टायर बना है इंडस्ट्रियल पर्पज जो बना है वो डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो इंडस्ट्रियां लगी हैं उसके लिए, और फोर्थ जो बनाया है जो कमर्शियल पर्पज के लिए इंडस्ट्रियां लगी हैं उसके लिए। तो इनको इन्होंने टायर भी बांटे हैं। उन्होंने जो वायलेशन के ऊपर भी फिक्स किया, अगर कोई इसके वायलेट करता है तो उसका कैसे होगा। तो आप कुल मिला के कह सकते हैं कि गैस की शॉर्टेज तो बन चुकी है, तभी इस कानून को बनाया गया है। कहीं ना कहीं हमारी इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि अब ये चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें भी कानून को प्रिवेल करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात जहां तक रही कि हमारा जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो अमेरिका और ईरान के युद्ध के अंदर अमेरिका कंटिन्यूसली स्टेटमेंट दे रहा है
जी ठीक पीसीआर। है। सुनील जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। जिंदल साहब के पास आते हैं। आकाश जिंदल जी, जैसे कि आपने देखा इस समय ना डर का माहौल बहुत ज्यादा बना हुआ है। लगातार खबरें भी आ रही है, सुनने में भी आ रहा है कि एलपीजी की जो सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तो ये चीज कितनी सही है, कितनी गलत है? क्योंकि राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो किसी भी व्यक्ति को परेशानी नहीं होगी। भरोसा दिलाया है उनकी तरफ से। देखिए, एक चीज बड़ा क्लियरली समझनी होगी, जाननी होगी कि आज की तारीख में उस तरीके से गैस की सप्लाई नहीं हो पा रही। अब गैस की सप्लाई के और कई सोर्सेज हैं जहां से गैस सप्लाई हो सकती है, लेकिन बात यह है, मात्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सप्लायर नहीं है। सप्लाई चेन के और भी जगह है, सप्लाई चेन के और भी रूट्स हैं, लेकिन वहां से गैस सप्लाई होने में समय लगेगा और कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तो इसकी एक कड़वी सच्चाई तो ये है कि आज गैस उतनी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए होटल्स रेस्टोरेंट्स को उस तरीके से गैस नहीं मिल पा रही है। और एक और चीज़ बता दूँ, कल से मैं तमाम चैनल्स पे शो कर रहा हूँ, सुबह से फिर वो अगेन वो शो कर रहे हैं, डोमेस्टिक चैनल पे भी, ग्लोबल चैनल पे शो कर रहा हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का क्लियरली मानना है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है सरकार को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। इसके लिए सरकार को या रूलिंग पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना बिल्कुल भी लॉजिकल या जायज नहीं है। कारण क्या है, आज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसमें हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है। इसको आम भाषा में आम आदमी इस तरीके से समझे कि आपके घर के अंदर सरकार ने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की हुई है। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स्ट मेजर इकोनॉमीज। We are an economy which is about to reach $5 trillion or an economy not. We are an economy which has got a very decent income tax GST collection. But बाहर घर के आंधी आई थी जिसमें हमारी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं था, तो कुछ ना कुछ डैमेज तो होना ही था। तो गैस सप्लाई उतनी तो नहीं हो सकती कि आइडियलिस्टिक और पूरी हो। अगर ये वॉर इंटेंसिफाई होती है, अगर वॉर का पेस और इंटेंसिटी बढ़ती है, तो दिक्कतें और भी बढ़ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्रूड ऑयल महंगा हो सकता है, पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। क्योंकि इस वॉर की अगर पेस और इंटेंसिटी देखें, आज तक दुनिया में किसी भी वॉर की पेस और इंटेंसिटी इतनी नहीं है। फिर जिस तरीके से वॉर के अंदर और कंट्री के इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी आ रही है, दिस वॉर कैन बी रियली दिस कैन रियली टर्न वेरी वेरी पैथेटिक वॉर। तो इसलिए आज कड़वी सच्चाई ये है कि सप्लाई उस तरीके से नहीं हो सकती। अब आ जाती है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज तो उतनी जल्दी डेवलप नहीं हो सकते, चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, या और उतनी जल्दी तो डेवलप हो नहीं सकते ऑल्टरनेटिव। तो कहीं ना कहीं अगर ये वॉर और लंबी खिंचती है, जिसकी अब आशंका लग रही है, तो ये डैमेज बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिका बहुत ज़्यादा वॉर को स्ट्रेच नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अमेरिका का जितना उन्होंने एस्टिमेट किया था उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका है। तो अमेरिका कांट पुल ऑन दिस वॉर फॉर टू लॉन्ग। एक दर्शकों को और बता दूं, प्लीज इसे रशिया यूक्रेन वॉर के साथ कंफ्यूज ना करें। तमाम चैनल्स में मैं जाता हूं, बहुत से को पैनलिस्ट जानकारी है नहीं, कहते हैं जी रशिया यूक्रेन वॉर भी इतने सालों से चल रही है, ये भी चल सकती है। द पेस एंड इंटेंसिटी ऑफ दिस वॉर इज मच मच फास्टर, मच डिफरेंट, मच मैलिग्नेंट इन कंपेरिजन विद रशिया यूक्रेन वॉर। तो इसलिए पॉसिबिलिटी ये है कि हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में कहीं ना कहीं चीज़ें संभलने की तरफ जाएंगी। और बता दूं, बात सिर्फ एलपीजी की नहीं है, ग्लोबल जीडीपी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है 2% इसकी वजह से डाउन चली जाएगी। और जो ग्लोबल इकॉनमी अभी स्लो डाउन का शिकार है, वो रिसेशन यानी मंदी में चली जाएगी। और प्रेडिक्शन आप नोट कर लीजिए, इन्फ्लेशन 0.7% बढ़ जाएगी हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि 85% क्रूड ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, 60% से ज़्यादा एलपीजी हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए जीडीपी ग्रोथ भी स्लो डाउन होगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट दोनों बढ़ने की संभावना है। तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। देयर कांट बी एनी रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी। जो सच्चाई है कड़वी, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सारी दुनिया की इकोनॉमी आपस में कनेक्टेड है, तो दुनिया के हिस्से में कुछ होगा तो इसका इम्पैक्ट यहाँ आना ही आना है, और वो आके रहेगा। ठीक है, ये सरकार जो आज की तारीख में बीजेपी की सरकार है, ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड गवर्नमेंट है। इन्होंने पहले भी सॉल्यूशन निकाले हैं, चाहे कोरोना हो, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, हर या ग्लोबल स्लो डाउन हो, दिस गवर्नमेंट हैज कम आउट विद सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन निकालेंगे, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से गैस सप्लाई कराई जाएगी, ऑल्टरनेटिव रूट्स जो है वो खोजे जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो उतने कॉस्ट इफेक्टिव और उतने टाइम इफेक्टिव नहीं हो सकते
क्योंकि आप देखें ये जो एरिया था ये ज्योग्राफिकली हमारे बहुत पास था। ज्योग्राफिकली अरेबियन सी और इंडियन ओशन के थ्रू जी। बहुत जल्दी चीजें आ सकती थी। अब वही चीजें 4 या 5 गुना डिस्टेंस तय करके आएंगी तो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी और नए सप्लायर्स भी अभी आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। तो थिंग्स आर नॉट एट ऑल दैट गुड। ये एक कड़वी सच्चाई है। सब सारी इकोनॉमीज को नुकसान होगा, क्योंकि ना सिर्फ इतना, एक्सपोर्ट्स के भी काफ़ी लॉसेस होने की संभावना है। एविएशन इंडस्ट्री के लिए दिक्कतें आने की, सप्लाई चेन्स, मात्र एलपीजी या ऑयल की नहीं, सप्लाई चेन्स बहुत से जो है ब्लॉक होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात, पेमेंट मैकेनिज्म पे भी दिक्कत आ सकती है। बहुत सी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, बहुत सी चीज़ों के पेमेंट्स गड़बड़ हो गई हैं, डिफॉल्ट्स या डिले शुरू हो गए हैं लोकल अगर इंडस्ट्री में लगाया जाए तो, क्योंकि चीज़ें जो है अनप्रेसिडेंटेड रूप में आगे बढ़ रही हैं। रियल एस्टेट मार्केट डाउन आएगी, ये एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉक मार्केट ऑलरेडी हमने देखा पहले डाउन हुई, आज भी देखें तो सेंसेक्स 600 पॉइंट से ऊपर डाउन है। तो आज ग्लोबल इकोनॉमी एक मंदी, महामंदी की तरफ जा रही है। और ये जो कुछ दिनों का नुकसान है, मार्क माय वर्ड्स, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है 1 साल कम से कम लगेगा इसकी भरपाई करने में। इकोनॉमी को इतना सीवियर डैमेज या डेंट इससे मिल जाएगा, ये एक कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल, क्योंकि स्थिति सर कहीं ना कहीं ऐसी बनी हुई है। एक सवाल मेरा आपसे और है, फिर उसके बाद मैं सुनील जी के पास जाना चाहूंगी। सर मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, कई चीजें ऐसी सामने आ रही है, टूरिज्म सेक्टर पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। टूरिज्म सेक्टर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, जिस तरीके से खबरें अब सामने आने लगी है। हालांकि समय लगेगा इस पूरी चीज को रिवाइव करने में, लेकिन फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से आप टूरिज्म सेक्टर को कैसे देखते हैं? टूरिज्म सेक्टर को बहुत बहुत नेगेटिवली हिट होगा। सबसे पहले जी तो देखिए, एयर रूट्स को लेकर दिक्कत है, कौन सा एयर रूट खुला हुआ है, कौन सा नहीं, कौन सा एयर रूट रिस्की है। तो ऐसे टाइम में लोग सिर्फ असेंशियल जो कंपल्सरी ट्रैवल है वो कर रहे हैं, घूमने फिरने वाला ट्रैवल कोई नहीं कर रहा। सबसे पहली बात तो रिस्क है। दूसरा क्या है, इस समय पे लोगों के इनकम लेवल डाउन जाएंगे। जब लोगों के इनकम लेवल डाउन जाते हैं तो खर्चा किस पे होता है? एसेंशियल्स पे, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन। तो शौक पूरे करने को लोग जो है वो बैक बर्नर पे डाल देते हैं कि वो तो बाद में देखेंगे जब सरप्लस पैसा होगा। तो अभी टूरिज्म सेक्टर बहुत हिट होगा। फिर उसके बाद वीजा को लेके, फॉरेक्स को लेके बहुत वॉलेटिलिटी आने की संभावना है। फॉरेक्स को लेके अब देखिए, डॉलर का रेट ही कल 92 रुपये 40 पैसे हो गया था। तो जो करेंसी है उसको लेके बहुत वॉलेटिलिटी, फ्लक्चुएशन आ रही है। फिर अगेन कंट्रीज का जो आपस में है वीजा मैकेनिज्म को लेके, जिस तरीके का ये माहौल चल रहे हैं, कौन कौन सी कंट्री कब इन्वॉल्व हो जाए उसको लेके बहुत घबराहट है। कौन सा रूट और कौन सा एरियल रूट ब्लॉक हो जाए ये नहीं पता। कौन सी फ्लाइट चलेगी, कौन सी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, उसके ऊपर सवाल है। तो टूरिज्म सेक्टर तो बहुत बुरी तरह से हिट हुआ है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। अब इतनी सारी जो बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं, अब बुकिंग कैंसिल होने में एविएशन इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आया, होटल्स पे आया है, उसके अलावा जो पैकेज टूर ऑपरेटर्स थे उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है। अब फिक्स कॉस्ट तो रहेगी। एक होटल ने अगर 200 लोग एम्प्लॉय किए हुए हैं तो ऑल ऑफ सडन तो 200 लोगों को रिमूव किया नहीं जा सकता, क्योंकि क्या पता है वो और 10 दिन में ठीक हो जाए। अब इसी तरीके से एविएशन इंडस्ट्री में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, फिक्स कॉस्ट है एविएशन इंडस्ट्री की, वो तो रहेंगी। ऐसी पैकेज टूर ऑपरेटर्स अगर उन्होंने कुछ टैक्सीज का फ्लीट रखा हुआ है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री तो बहुत बुरी तरह हिट हो रही है, इसके बारे में कोई शक नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इस खास कार्यक्रम में और दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जानने की हमने कोशिश की है। और अब देखना होगा कि कितना इम्पैक्टफुल ये वॉर होने वाला है भविष्य की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आकाश जिंदल जी ने अपनी बात रखी, टूरिज्म सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा हिट होने वाला है, लेकिन अब इसका प्रभाव आने वाले समय में किस तरीके से पड़ेगा ये देखना दिलचस्प होगा।